नमस्कार साथियों। इस ऑडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पतंग कविता की। इसके कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा बिहार के थे। उनका जन्म 1948 में हुआ था मुंगेर ज़िले में। आलोक धनवा की कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। लोगों की अपेक्षाओं के कारण उन्होंने कभी थोक भाव से लेखन नहीं किया। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र संग्रह है। प्रस्तुत कविता पतंग इसी संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है। इसमें जो पतंग है, पतंग बच्चों की बाल सुलभ इच्छा और चंचलता को बताता है। कविता में प्रकृति और बच्चों के बीच स्वाभाविक बिंबों का चित्रण है, मानवीकरण भी है। आरंभ करते हैं कविता। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। भादों की जो बौछार है समाप्त हो गई है। शरद ऋतु आ गया है। भादों के बाद शरद, इसका अर्थ है कि अंधेरे के बाद उजाला। शरद की धूप आरामदेह होती है। शरद का जो समय होता है दशहरा दिवाली का समय होता है। सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा है। शरद साइकिल चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है। मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण से तात्पर्य है मानव के अलावा जितने भी चर अचर सजीव निर्जीव प्राणी और वस्तुएं हैं, यदि उन्हें मानव वाला कार्य करते हुए चित्रित किया जाता है तब मानवीकरण होता है। वहाँ मानव के अलावा जो कोई भी हो, यदि मानवीय कार्य कर रहा हो तब मानवीकरण हो जाता है। यहाँ जो सवेरा है उसे दिखाया गया है खरगोश की आंखों जैसा लाल, और जो शरद ऋतु है वह साइकिल चला रहा है। यहाँ मानवीकरण है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुला रहा है और आकाश को मुलायम बना रहा है। तात्पर्य यह है कि भादों में इतनी वर्षा हो गई है कि आकाश स्वच्छ हो गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पतंग की विशेषता और बनावट का वर्णन है। हल्कापन, रंगीन कागज जिससे पतंग बनता है, पतला कागज, बांस की पतली कमानी का प्रयोग होता है पतंग में। उसके बाद जब पतंग उड़ जाता है तो उसके बाद की प्रतिक्रिया दिखाई गई है। सीटियाँ, किलकारियाँ, शरद में तितलियाँ उड़ती हैं रंग बिरंगी, उसे भी दिखाया गया है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका अर्थ समझते हैं। वर्षा ऋतु बीत गई है, भाद्रपद बीत गया है, अब शरद ऋतु आ गई है। खरगोश की लाल आंखों की तरह सूरज निकल रहा है। शरद ऋतु आ गई। जैसे पुलों को पार करते हुए बच्चे नई चमकीली साइकिल चला रहे हैं जो दूर से सुहावनी लग रही है। साइकिल की चमक और बच्चों की आंखों की चमक दोनों एक जैसी है। शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ हो गया है। शरद ऋतु के आकाश की तुलना बच्चों की कोमलता से की गई है, क्योंकि उसमें धूल नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहता, धूल रहती ही नहीं है। वह पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है। बारिश में सारा धूल नीचे आ जाता है। पूर्णतः स्वच्छ और निर्मल आकाश हो जाता है बच्चों की तरह। आकाश जितना साफ होगा पतंग उतना ऊपर उठेगा और दिखेगा भी। रंग बिरंगे पतंगों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे तितलियां हो। तितलियां तो उस समय होती ही हैं। पतंगों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे दूर ऊपर आकाश में तितलियां उड़ रही हो। प्रकृति और बच्चों के बीच स्वाभाविक बिंबों का चित्रण है। यहाँ बिंब हैं। बिंब का अर्थ होता है छाया चित्र। जैसे
सिनेमा एक बिंब है, उसको में सिनेमा में जान डालकर हमारे अंतर मन तक पहुंचाया जाता है, उसका प्रभाव हम पर बहुत दिनों तक रहता है। तो यहाँ कविता में भी बिंबों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास अर्थात बच्चों का कोमल शरीर। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डालों की तरह लचीले वेग से अक्सर। पृथ्वी घूमती है लेकिन उसके घूमने की गति बच्चों के पैरों की गति से धीमी है, अर्थात बच्चे इतने तेजी से पैर चलाते हैं कि वह गति पृथ्वी के घूर्णन गति से ज़्यादा तीव्र है। इसलिए पृथ्वी को घूमते हुए बच्चों के पैर के पास आना पड़ता है। यह कवि की कल्पना और कलात्मकता है। बच्चे बेसुध दौड़ते हैं, छत की कठोर भूमि, कठोर सतह भी उन्हें कठोर नहीं लगती। पैरों की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे मृदंग बज रहे हैं। हवा की एक नई दिशा बनती है, हवा से एक नई आवाज़ आती है। यहाँ है पेंग भरना। पेंग भरना मतलब होता है आगे पीछे होना। बच्चे जब दौड़ते हुए आते हैं तब किधर जाएंगे किधर मुड़ेंगे पता नहीं चलता। वही लिखा है कवि ने कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। जितना लचीलापन डाल में होता है, बच्चों के शरीर में भी लचीलापन होता है। बड़े वेग से दौड़ते हैं और छतों के किनारे तक आते हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। वे छतों के किनारे तक आते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। उनके बेचैन पैर और शरीर की लचक उन्हें बचा लेती है। उनका ध्यान पतंग की ऊंचाई पर रहता है। वे रोमांचित होते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर गिर के बच जाते हैं तब और भी निडर हो जाते हैं। उनकी स्फूर्ति और बेचैनी और बढ़ जाती है। बच्चे जब दौड़ते हैं तब उन्हें कोई डर नहीं रहता है, आगे क्या है पीछे क्या है बगल में क्या है, कोई डर नहीं रहता। लेकिन उनके पिता डरते हैं, उनकी माता डरती है कहीं गिर न जाए। बच्चे के पैरों में पृथ्वी जैसी थिरकन है। उसकी रफ्तार पृथ्वी की घूर्णन गति से भी तेज है। बच्चों के दौड़ में जो कला है वह बड़े बड़े धावकों में भी नहीं है। उनके दौड़ने का अंदाज ही अलग है। बच्चे जब घूमते हैं तब हवा में एक आवाज़ आती है, एक नई धुन का सृजन होता है। उनका जो कदम ताल है वही मृदंग बजने जैसा लगता है। बच्चों के पैरों की आवाज़, ये सब बिंब विधान है। बिंब मतलब छायांकन। छायांकन फोटो खींचना, चाहे कैमरे में कैद या दिल में या मन में, कवि ने उसे कैद करके अपनी कलम से कागज़ पर उकेर दिया है इन बिंबों को। कपास की तरह, डाल की तरह लचीले, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते, यहाँ सब बिंबों का प्रयोग है। बच्चों के शरीर में लचीलापन होता है। उनके शरीर की तुलना पेड़ की डालियों से की गई है। लचीलापन, लचक की तुलना, लचक के साथ उनमें स्फूर्ति भी होती है। वैसी स्फूर्ति और किसी में नहीं है। बच्चों की लचक और स्फूर्ति ही उन्हें खतरों का खिलाड़ी बनाती है। यही उसे छत से गिरने से भी बचाती है। अब पूरी कविता का हम एक संक्षिप्त सार देख लेते हैं। शरद ऋतु प्रतीक है अंधेरे के बाद उजाले का। भादों के बाद जो शरद का आगमन हुआ है वह अंधेरे के बाद उजाले का प्रतीक है। यह प्रतीकात्मक कविता है। कपास में चोट सहने की क्षमता होती है, मुलायम चमकीली कोमल होती है, इसलिए बच्चों की तुलना कपास से भी की गई है। सबसे ज़्यादा वर्षा भाद्रपद में होती है, वह बीत गया है। शरद ऋतु आ गई है। शरद की धूप मुलायम होती है। शरद का महीना याद करने के लिए आप समझ लें कि यह दशहरा दिवाली का समय होता है। शरद ऋतु
शरद की धूप को सहा जा सकता है, सहनीय धूप है, असह्य नहीं होती है। प्रकृति का श्रृंगारिक और वात्सल्य वर्णन है कविता में। आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, मुलायम है। इस मौसम में सबसे ऊंचा उड़ता है पतंग। दुनिया का सबसे पतला कागज पतंग उड़ता है। रंग बिरंगे पतंग देखकर बच्चे किलकारी भरते हैं। बच्चों में जो गुण होते हैं वे जन्मजात होते हैं। उनमें एक प्रकार की बेचैनी होती है, थिरकन होती है, चंचल होते हैं। उनमें चंचलता होती है कुछ कर गुजरने की। उनके पैरों की आवाज़ मृदंग की तरह बजती है। उनकी लचक को देखकर लगता है जैसे पेड़ की डाली लचक रही है। बच्चों की फुर्ती, सहिष्णुता, समझ, लचीलापन को बताया गया है कविता में। बच्चे खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। बच्चे छत पर दौड़ते हैं और यदि छत से गलती से गिर जाते हैं तो इससे उनका उत्साहवर्धन होता है, उनका हौसला बढ़ता है। दुनिया में बहुत खतरा है, लेकिन बच्चों को खतरों से खेलना आता है। बचपन में जो सिखाया जाता है उसी से नींव तैयार होती है। इसलिए हमेशा बच्चों को बहादुर बनाना चाहिए। बहादुरों की कविता और कहानियाँ उन्हें सुनानी चाहिए। बच्चों में जो स्फूर्ति है वही उन्हें बचाती है। पतंग की ऊंचाई को देखकर छत की ऊंचाई नग्न हो जाती है उनके लिए। बच्चे पतंग के सहारे और अपने रंध्रों अर्थात जो शरीर के रोए होते हैं उन्हीं के सहारे अपने को उड़ाते हैं। बच्चे परिणाम के बारे में नहीं सोचते, केवल कर्म करते हैं। गिर गिर कर संभलते हैं और भी निडर हो जाते हैं। बच्चों में जो उमंग, तरंग, स्फूर्ति होती है वह उन्हें बेचैन बनाती है। कवि ने बच्चों के क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तन को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता में बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना समाया हुआ है। बच्चे पतंग की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं और उन ऊंचाइयों को पार कर अपनी कल्पना की सीमा को छू लेना चाहते हैं। साथियों, यही इस कविता का सार है। इसमें वात्सल्य रस है, पाठ्यमुक्तक छंद है, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत अलंकार है, मानवीकरण भी है। विशेष प्रकार से बिंब किया गया है, छायांकन, माधुर्य गुण भी है, खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, साइकिल वगैरह कुछ अत्याधुनिक शब्दों का प्रयोग, बिंबों का भी प्रयोग है। और विशेष में यह है कि बच्चों के सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण किया गया है। यह हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।